अनामिका से बोला। ऑल राइट। अनामिका की बात के जवाब में राघव बोला, मैंने अभी अभी मीटिंग खत्म की है, मैं तुम्हारे पास रिपोर्ट्स लेकर आता हूँ। ओके। कॉल कट करने के बाद अनामिका लक्ष्मी दादी के वार्ड की तरफ बढ़ गई। लक्ष्मी दादी अभी भी बेहोश थी, मगर उन्होंने हाथ में टाइटली एक ब्रेसलेट को पकड़ा हुआ था। ये वो चीज थी जो अनामिका पहली बार अपने पैसे से खरीद कर उनके लिए लाई थी। अनामिका ने प्यार से उनके बेजान पड़े हाथ को पकड़ा और शायद लक्ष्मी दादी को उसके आने का एहसास हो गया और उनकी उंगलियां धीरे से हिले। ठीक उसी वक्त वार्ड का दरवाजा खुला और अंदर आने वाली इंसान मीना थी। अनामिका को वहां देखते ही वो हैरान हुई और फिर गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने आने दिया तुम्हें अंदर? क्या तुम हर रोज यही घूमती रहती हो और इंतजार करती रहती हो मॉम के होश में आने का, ताकि वो तुम्हें वापस मेहता परिवार में लेकर आए? सपने देखती रहो, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी मदन अंदर आया और उसने एक अजीब से लुक के साथ अनामिका को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका ऐसी हो जाएगी, कि वो हर रोज हॉस्पिटल आ जाएगी जब कोई आसपास नहीं होगा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे एक अमीर परिवार में रहने को मिले। मदन ने मन ही मन सोचा, बहुत हो गया है, ये कुछ भी कर ले, अब वो नहीं रह सकती हमारे साथ, क्योंकि नहीं है ये मेरी असली बेटी। मीना बोली, मदन, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये हमारी बेटी होने का बहाना बनाकर वार्ड में आराम से आती जाती होगी। तुम्हें नर्स को बताना होगा कि इसका हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। हमारी बेटी युविका है और वो लोग इसे अंदर ना आने दें। मदन को भी यही शक था, वरना इतनी सिक्योरिटी होने के बाद वो वीआईपी वार्ड में ऐसे कैसे आ सकती है? उसने पक्का नर्स को बताया होगा कि वो मेहता परिवार की बेटी है, लक्ष्मी दादी की अपनी पोती। जब मीना ने देखा कि अनामिका नहीं जाने वाली तो उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम यहाँ अभी तक? गेट आउट, या फिर मैं तुम्हें लात मार के बाहर निकालूं। पेशेंट को आराम की जरूरत थी, इसीलिए अनामिका शांति से खड़ी थी। वैसे भी उसे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना था, क्योंकि उसकी दादी उठने ही वाली थी और फिर उसके वहां होने से वो दुखी होकर रोने लगती और उनकी कंडीशन खराब हो जाती। ये सोचकर अनामिका वहां से चल दी। अनामिका को वहां से जाता देखकर मीना गुस्सा हो रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा बैग, जिसे उसने टाइटली पकड़ा था, अनामिका की पीठ की तरफ फेंका। लेकिन ठीक उसी वक्त अनामिका को किसी हाथ ने खींच लिया और बैग जमीन पर जाकर गिरा। जब मीना और मदन दोनों ने देखा कि वो इंसान कौन है, तो वो दोनों शॉक्ड हो गए। डॉक्टर राघव, तो इस तरह आप ट्रीट करते हैं उस इंसान को जिसने आपकी माँ की जान बचाई? राघव का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। लाइफ सेवर? मदन और मीना दोनों हैरान हो गए और अनामिका को देखने लगे। राघव मेहता परिवार को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग अपने दम पर लक्ष्मी दादी को बिना इसकी मदद के इस तरह के वार्ड में रख पाते? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें इतनी स्पेशल केयर मिलती? क्या तुम्हें लगता है कि वो इतनी बार मौत के मुंह से बचकर वापस आ जाती? मीना और मदन हैरान हो गए और वो सोचने लगे, अनामिका ने किया क्या होगा? क्या लक्ष्मी जी को ये वीआईपी वार्ड परमार परिवार की वजह से नहीं मिला? अनामिका का क्या रोल है इसमें? वहीं रूम नंबर 306 में देवेंद्र जी बहुत खुश थे और उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वो लगातार अपनी बहू की तारीफ किए जा रहे थे। शैतान, तेरा इस बार सचमुच जैकपॉट लग गया है। तुझे उससे शादी करनी होगी, और अगर तुमने उसके साथ जरा सा भी बुरा बिहेव किया तो मैं सबसे पहले तुझे सबक सिखाऊंगा। मैं जानता हूं, देवांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो कितनी खूबसूरत है, कितनी यंग है, और उसकी मेडिकल नॉलेज कितनी अच्छी है। ऐसी वाइफ होना बहुत खुशकिस्मती की बात है, और उस जैसी लड़कियों के पीछे कई लड़के पड़े रहते हैं। ये बोलकर देवेंद्र जी ने कैलाश अंकल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा पोता थोड़ा बुढ़ा हो गया है? ये सुनकर ऋषि ऑलमोस्ट हंसने वाला था। बुढ़ा? उसके बॉस सिर्फ 22 साल के हैं। वैसे इनकी जोड़ी तो स्वर्ग में बनी है, लेकिन जब बात अनामिका की हो रही है तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कैलाश अंकल ने अपनी घड़ी चेक करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई होगी रास्ते में? ये सुनते ही देवेंद्र जल्दी से बोले, देवांश, जाकर चेक करो तो। जैसे ही देवांश रूम से बाहर निकला, उसे सामने एक मेल डॉक्टर अनामिका को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाई दिया। क्या ये वो डॉक्टर नहीं है जिसने उस दिन अनामिका की मदद की थी? ऋषि की आंखें काफी तेज थीं और उसने तुरंत सामने खड़े राघव को पहचान लिया। शायद ये विश्वनाथ जी का पोता राघव है।
हो क्या रहा है? बॉस, क्या आपको लगता है कि मिस अनामिका मुसीबत में है और डॉक्टर राघव उनकी मदद कर रहे हैं? इस वक्त देवांश ऋषि की कोई भी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। एक कड़वा और नाखुशी वाला एहसास, ऐसा जैसे जो उसका है वो उससे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है। सर, देखकर लगता है कि डॉक्टर राघव और मिस अनामिका एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और उन्हें एक दूसरे की काफी चिंता भी है, ऋषि ने ऑब्जर्व करके बताया। और आसपास की टेंशन को महसूस करके उसने देवांश को चिढ़ाया। बॉस, क्या आपको जलन हो रही है? देवांश ने कोल्डली जवाब दिया, वो सिर्फ एक डॉक्टर है। सर, डॉक्टर राघव और मिस अनामिका दोनों ही मेडिकल फील्ड से हैं, वो सेम बैकग्राउंड से हैं। अगर ऋषि अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही देवांश अनामिका की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा। क्या बॉस ने अभी अभी नहीं कहा था कि उन्हें जलन नहीं हो रही है? ऋषि ने सोचा। भूल जाओ यार, अनामिका और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो वहां से जाने लगी। राघव को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोला, तुम्हें सचमुच इन लोगों को बता देना चाहिए कि आज लक्ष्मी दादी जिंदा है तो किसकी वजह से। यहाँ पर कुछ बात करने का मतलब ही नहीं है। इतना कहकर अनामिका निकल गई और इरिटेटेड राघव भी उसके पीछे पीछे आने लगा। डॉक्टर राघव का क्या मतलब है? हमारी माँ के जिंदा होने का कारण हमारा परिवार है और परमार परिवार है, ना कि अनामिका, राइट? मीना बहुत कंफ्यूज थी और उन दोनों को जाते हुए देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, उसने थोड़ी पैसे दिए और उसने थोड़ी कोई पावर का इस्तेमाल किया मॉम को मौत के मुंह से वापस लाने के लिए। इस पूरे इलाज के पैसे हमने दिए हैं और परमार परिवार ने मॉम को ये वीआईपी रूम दिलवाया हॉस्पिटल का, इसलिए वो जिंदा है। चलो चलते हैं। मदन कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता था। इतना अमीर और अच्छा बिजनेसमैन होने की वजह से उसे एक अच्छी पब्लिक इमेज बनाए रखनी थी। मगर मीना नाखुश होकर बोली, क्या डॉक्टर राघव अभी अनामिका को लेकर झूठ बोल रहे थे और उसे बचा रहे थे क्योंकि वो उसे लाइक करते हैं? मुझे थोड़ा अजीब लगा। उनका एटीट्यूड हमारे लिए कितना बुरा था पहले, शायद ये भी अनामिका की वजह से है। स्टॉप इट, चल के मॉम को देखते हैं, मदन बोला। मीना बोली, मुझे नहीं पता कि मॉम को कब होश आएगा। मैंने ऑलरेडी विल तैयार कर ली है। होश में आते ही वो सब साइन कर देगी और अपने सारे एसेट्स हमें और युविका को दे देंगी, तो मुझे एक राहत की सांस मिलेगी। अपनी आवाज नीचे करो, मदन ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, क्या तुम चाहती हो कि सारी दुनिया तुम्हारी बातें सुन ले? ये सुनते ही मीना ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और अस्पताल के रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अनामिका को कोई आइडिया नहीं था कि वो दोनों यहाँ क्यों आए हैं। उसने पीछे मुड़कर राघव को देखा और बोली, मुझे कुछ काम है, तुम जा सकते हो। लक्ष्मी दादी की मेडिकल रिपोर्ट्स का क्या? राघव ने पूछा। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस नहीं है तो तुम खुद ही पढ़ लो। अनामिका का जवाब सुन के राघव ने नोटिस किया कि उसी की ही उम्र का लड़का, जिसके छोटे बाल हैं, पैर लंबे हैं और काफी खतरनाक है, वो उनका इंतजार कर रहा है। क्या ये इंसान देवांश सिंघानिया है? जब से अनामिका ने देवेंद्र जी की जान बचाई है, शायद अनामिका इस आदमी से कुछ ज्यादा ही मिलने लगी है। देवांश ने एक नजर राघव की तरफ देखा भी नहीं। उसकी आंखें लगातार अनामिका पर बनी हुई थी और उसने सॉफ्टली पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अगर है तो मुझे बता दो, मैं मदद कर दूंगा। अनामिका ने देवांश के एक्सप्रेशन देखे और लाइटली बोली, कुछ नहीं है, बस मैं दादाजी के पास वापस आ रही थी और बीच में दो अनवांटेड लोगों से मुलाकात हो गई। ओके। देवांश ने अनामिका के पीछे रूम नंबर 301 को देखा और फिर राघव को, जो पीछे ही खड़ा था। अनु, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई थी ना? अनामिका को अपने सामने देखते ही देवेंद्र जी ने चिंता से पूछा। नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो देवांश को बता देना, वो तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम्हें लगे कि वो नहीं कर पा रहा है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं पक्का मदद करूंगा। अनामिका ने उनकी तरफ देखा और बोली, ओके। जाने से पहले देवेंद्र जी उसे बार बार याद दिला रहे थे, अनु भूलना मत हमारे वादे के बारे में। मैं 3 दिन में डिस्चार्ज हो रहा हूँ, तुम्हें जरूर आना होगा। मैं जरूर आऊंगी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अनामिका ने देवांश से उसकी दादी माँ की कंडीशन पूछी। उन्हें एक ब्रेन इंजरी हुई है। देवांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। अपने आप सांस लेने के अलावा और उनकी पलकें झपकाने के अलावा सारे सिम्टम्स उनके कोमा स्टेट वाले हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो वो एक चलती फिरती लाश बन चुकी हैं। अनामिका समझ गई। उसे याद आया कि उसने कुछ वक्त पहले ऐसे ही एक केस को ट्रीट किया था, जिसमें पेशेंट भी ब्रेन इंजरी की वजह से ही पैरालाइज हो गया था। सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन उसके लिए काफी मेडिकेशन की जरूरत पड़ी थी।
कुछ दवाइयां भी थीं जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। कुछ उसमें ऐसी भी हैं जो इलीगली और बोर्ड से बाहर से मंगाई गई थी। आसान शब्दों में कहा जाए कि इस तरह के पेशेंट को ठीक करना काफी बड़ा और मुसीबत वाला काम है। कैसा रहेगा अगर हम आज रात एक साथ डिनर करें तो? देवांश ने पूछा। अनामिका ने टाइम चेक किया और उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक उसी वक्त देवांश ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही वो बोला, हेलो, मैं हूँ देवांश। अनु और मैं एक साथ डिनर करने जा रहे हैं। जी, जी, मैं उसका ध्यान रखूंगा। इतनी कॉन्वर्जेशन के बाद उसने कॉल कट कर दिया और अनामिका ने सोचा, क्या ये मुझसे मेरा जवाब भी नहीं पूछेगा? देवांश की दादी के इलाज में क्या करिश्मा दिखाएगी अनामिका? क्या देवांश और अनामिका का रिश्ता पहुंचेगा शादी के मंजर तक? और क्या होगा जब सबके सामने आएगी अनामिका की असली पहचान? तुम क्या खाना पसंद करोगी? देवांश ने अनामिका के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके अंदर बैठने का इंतजार करने लगा। अनामिका शांत थी। शायद फ्रेंच या फिर तुम्हें और कुछ खाना है? कुछ भी, अनामिका ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। उसे इस बारे में और बात नहीं करनी थी। देवांश भी गाड़ी में बैठ गया और जब उसने देखा कि अनामिका वो लॉकेट उतार रही है तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अनामिका हैरान हो गई और फिर उसने एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि ये मेरे पास नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अलावा इसे कोई डिजर्व नहीं करता। देवांश ने उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम यंग हो और तुमने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं है, और वो ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। अनामिका को बस इतना लग रहा था जैसे उसके गले के आसपास एक कीमती चीज उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही है। सब लोग जानते हैं कि ये लॉकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और सब लोग ये भी समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सिंघानिया खानदान की बहू ही पहन सकती है। इसलिए अनामिका फिर उसे उतारने लगी, जिसे देखकर देवांश फिर बोला, क्या तुम मेरे दादाजी के प्यारे और छोटे से दिल के बारे में सोचकर इसे थोड़े दिनों के लिए रख नहीं सकती हो? वो कुछ दिनों बाद डिस्चार्ज होने वाले हैं। उस दिन वो तुम्हें इसके बिना देखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अनामिका इस बार उसके आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो गई और उसने अपना हाथ नीचे किया ही था कि देवांश ने पकड़ लिया। देवांश ने उसका हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ा हुआ था। उसके हाथ इतने मुलायम थे कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता था। अनामिका चाह कर भी अपना हाथ पीछे नहीं खींच पा रही थी, इसलिए उसने कहा, जाने दो। लेकिन देवांश ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसके चेहरे से नहीं लग रहा था कि वो छोड़ने वाला भी है, और उसने शांति से आगे देखते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए पकड़ने दो। ये कैसा एटीट्यूड है? अनामिका ने सोचा। तुम राघव को कितने अच्छे से जानती हो? देवांश ने अचानक पूछा। ऋषि जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके बॉस का रिलेशन मिस अनामिका के साथ इतनी जल्दी से प्रपोजल तक आ जाएगा। वो बहुत एक्साइटेड हो गया और सोचने लगा कि अगर कल की तरह ही रोड पर थोड़े गड्ढे हुए तो मिस अनामिका फिर से उसके बॉस की बाहों में होंगी। अनामिका ने देवांश के सवाल का जवाब कैजुअली दिया, मैं उसे कुछ टाइम पहले ही मिली हूं। यह सुन के देवांश एकदम से बोला, तुम किस तरह के लड़के पसंद करती हो, जो मेडिकल फील्ड में होते हैं या फिर जो मेडिकल फील्ड में नहीं होते हैं? अनामिका ने सोचा, क्या? ऋषि ने सोचा, बॉस, आपने तो कहा था कि आप जेलस नहीं हैं, फिर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अनामिका को देवांश का पॉइंट समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में कंसर्न देखकर वो तुरंत समझ गई। क्या ऐसा नहीं है कि जिसने मेडिकल पढ़ी हो वो ना पढ़ने वालों से बेहतर है? हम फ्री टाइम में एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं और एक दूसरे से बातें करके काफी कुछ सीख सकते हैं। ये सुनते ही देवांश ने उसके हाथ पर पकड़ मजबूत कर दी और थोड़ी जलन भरी आवाज में कहा, तुम लोग हमेशा दवाई के बारे में ही बात करते रहते हो, क्या ये थकान वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, और इस तरह से हम दोनों ही अपनी फील्ड में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अनामिका ने एकाएक आईब्रो उठाकर कहा। तो देवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो समझ गया कि अनामिका उसे चिढ़ा रही है। वो समझ गया कि वो ये सब बातें जानबूझकर कर रही थी, और ये सोचते हुए उसके दिल में एक मिठास बिखर गई। बॉस, हम ऑलमोस्ट लीज प्राइस सेंटर पहुंच गए हैं, ऋषि ने ड्राइविंग करते हुए कहा, और फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और रेयर व्यू मिरर से उसने देखते हुए कहा, मिस अनामिका, ये सर का फेवरेट रेस्टोरेंट है और आज से पहले वो किसी भी लड़की को यहाँ लेकर नहीं आए। ये सुनते ही अनामिका ने पूछा, तो वो लड़कियों को उन जगहों पर लेकर जाता है जो उन्हें पसंद नहीं होती? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ऋषि के गाड़ी रोकने तक उस रेस्टोरेंट का मैनेजर उन्हें देख के जल्दी से दौड़ते हुए उन्हें ग्रीट करने आ गया।
देवांश जैसे ही गाड़ी से निकला, मैनेजर ने पूछा, मिस्टर सिंघानिया, कितने टाइम बाद आए हैं आप? और ये खूबसूरत लेडी कौन है आपके साथ? रेस्टोरेंट के मैनेजर ने देवांश के बगल में खड़ी अनामिका को देखा, जिसका हाथ अब भी देवांश ने पकड़ा हुआ था। उसने सोचा, ये पक्का देवांश की गर्लफ्रेंड होगी। और फिर उसने पोलाइटली अनामिका को ग्रीट करते हुए कहा, मिस, इस तरफ से। अनामिका तुरंत बोली, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। उन दोनों के हाथ एक साथ देखकर उस मैनेजर ने हंसते हुए कहा, "अ, कोई बात नहीं, आप जल्दी हो जाएंगे। देवांश सर कभी यहाँ पहले किसी लड़की को लेकर नहीं आए, आप पहले ही हैं, बहुत स्पेशल हैं आप। अच्छा, डिनर से पहले मुझे बता दीजिए, ये कोई ऐसी डिश तो नहीं है जो आप नहीं खा सकती? प्लीज मुझे अनामिका कहिए। अनामिका मैनेजर से बोली, भले ही आप मुझे ऐसा करने के लिए कह रही हैं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको इतने करीबी नाम से बुलाऊं। मैनेजर ने हंसते हुए कहा और अपने फोन से कॉल करके किसी को बोला, हरी अप, जल्द से जल्द सब कुछ क्लीन कर दो। अनामिका ने देवांश की तरफ देखा, जैसे वो पूछ रही हो, क्या ये खाना इतना सीरियस है? यह हमारी पहली डेट है। देवांश उसका हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ युविका ने समर्थ का हाथ पकड़ा हुआ था और एक्साइटेड होकर बोली, ये रेस्टोरेंट कितना महंगा है, लेकिन तुम फिर भी मुझे यहाँ लेकर आए। तुम बहुत अच्छे हो। समर्थ ने प्यार से कहा, तुम मेरी फियांसे हो, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। वो दोनों रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पहुंचे ही थे कि तभी वहां के एक स्टाफ ने उनसे रिस्पेक्टफुली माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, बट ये रेस्टोरेंट पूरे दिन के लिए बुक्ड है। बुक्ड? मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया। समर्थ की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और उसे बहुत गुस्सा आया और प्राइवेट इवेंट का नाम सुनकर युविका हैरान हो गई। वो जानती थी कि ये रेस्टोरेंट कितना महंगा है। यहाँ का एक वक्त का खाना कई लोगों की महीने भर की कमाई हो सकती थी और पैसे होने पर भी लोग यहाँ सीट नहीं पा सकते थे। और समर्थ जैसे अमीर परिवार के लड़के को भी आधे महीने पहले से बुकिंग करनी होती थी, फिर भी उन्हें सिर्फ हॉल में ही सीट मिलती थी। वहां के टॉप प्राइवेट रूम तो उनकी पहुंच के बाहर थे। वो सोचने लगी, कौन इंसान ऐसा है जो ये पूरा रेस्टोरेंट एक दिन के लिए बुक कर सकता था? बहुत अमीर होगा वो। ठीक है फिर। समर्थ जाने ही वाला था कि तभी युविका ने किसी जाने पहचाने इंसान को वीआईपी एलिवेटर से ऊपर जाते हुए देखा। वो एलिवेटर टॉप प्राइवेट रूम की तरफ जा रहा था। युविका हैरान होते हुए बोली, क्या वो अनामिका है? वो अनामिका को देखकर गलती कर ही नहीं सकती थी। युविका ने उसकी तरफ इशारा करते हुए स्टाफ मेंबर से पूछा, तो फिर उसे क्यों अंदर जाने दिया गया? किसकी बात कर रही हैं आप? उस स्टाफ मेंबर ने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई ही नहीं दिया, तो उसने पोलाइटली एक्सप्लेन किया, यहाँ पर आज रात सिर्फ हमारे गेस्ट और रेस्टोरेंट के स्टाफ ही अलाउड हैं। युवी, तुमने किसे देखा? समर्थ ने पूछा। मुझे लगा मैंने दीदी को देखा। युविका ने धीरे से समर्थ के कान में कहा, तुम क्या श्योर हो कि तुमने किसी और को नहीं देखा? जो लोग यहाँ आ सकते हैं वो लोग रिच और नोबल होने चाहिए। अनामिका यहाँ नहीं आ सकती, और वैसे भी ये रेस्टोरेंट फुल्ली बुक्ड है। जब हमें एंट्री नहीं मिली तो वो यहाँ अंदर आ ही नहीं सकती। शायद दीदी यहाँ पर जॉब ढूंढ रही हो। युविका ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, समर्थ, क्या तुम मेरी दीदी को नौकरी दिलाने में मदद कर सकते हो? मुझे डर है कि अमीर लोग उन्हें गलत नजर से देखेंगे। वो बहुत डिग्निफाइड और ग्रेसफुल लेडी हैं। ऐसा ना हो कि वो यहाँ रहने के लिए खुद को गिरा लें। युविका की बात सुन के समर्थ बोला, वैसे तो वो तुम्हारी दीदी थी नहीं, जिसको भी तुमने देखा, और अगर थी भी तो उसकी जिंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर समर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सड़क के दूसरी तरफ वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं। ओके। युविका ने सामने वाले रेस्टोरेंट में ऐसी विंडो वाली सीट चुनी जहां से वो अनामिका को बाहर आता हुआ देख सके। जहां युविका और समर्थ रोड के सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठ गए थे, वहीं उस शानदार रेस्टोरेंट में देवांश और अनामिका उस प्राइवेट रूम में अपनी पहली डेट पे थे। इस प्राइवेट रूम की छत खुल सकती थी, जिससे ऊपर का खूबसूरत आसमान दिखता था। देवांश अनामिका के बगल में बैठा उसका हाथ पकड़े हुए और उसे मेन्यू देते हुए बोला, तुम क्या खाना चाहोगी? अनामिका ने मेन्यू देखा और ऐसे ही कुछ डिशेस चुनी और देवांश ने कुछ और डिशेस ऑर्डर कर दी। और जैसे ही मैनेजर ऑर्डर लेकर बाहर गया, अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? देवांश ने काफी सीरियसली पूछा, क्या मैं थोड़ी देर और पकड़ सकता हूँ? सिर्फ थोड़ी देर? और अनामिका ने आखिर में हार मान ली और थोड़ी देर बाद शेफ कुछ डिशेस लेकर अंदर आए और उन्हें सेट करने के बाद अनामिका अपने लिए खाना निकालने लगी। इस दौरान देवांश ने खास करके उन डिशेस को देखा जिन्हें अनामिका ने देखा भी नहीं, और फिर उनको जिन्हें वो ज्यादा अपनी प्लेट में सर्व कर रही थी। इससे देवांश को अनामिका के पसंद नापसंद का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था।
ये सब हम खा नहीं पाएंगे, क्या तुम इन्हें वापस नहीं कर सकते? अनामिका ने खाने की तरफ देखते हुए कहा, आराम से खाओ। देवांश ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो एक हाथ से उसे खाना दे रहा था। क्या मैं अब अपना हाथ वापस ले सकती हूँ? अगर वो उसका हाथ अब नहीं छोड़ता तो वो खा नहीं पाती। और वो लोग एक छोटी सी टेबल के पास बैठे हुए थे, इसीलिए देवांश ने तुरंत उसका राइट हैंड छोड़ा और लेफ्ट पकड़ लिया। अनामिका देवांश की ये क्यूट हरकत देख के स्पीचलेस हो गई। क्या तुम श्योर हो कि हम इसी तरह खाना खाने वाले हैं? अनामिका ने देखा कि देवांश लेफ्ट हाथ से खा रहा है, तो उसने पूछा, नहीं, मुझे लगता है कि हमें पहले खाना खा लेना चाहिए। देवांश बोला और फिर उसने एक बाउल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे ट्राई करना चाहोगी? उसे वहीं छोड़ दो, मैं खुद खा लूंगी। जैसे ही ये बात बोलने के लिए अनामिका ने मुंह खोला, देवांश ने अपनी प्लेट से एक बाइट उठाकर उसके मुंह में डाल दी। अनामिका ने उसे वार्निंग लुक दी, लेकिन देवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे प्यार से देखा और पूछा, कैसा है? यक! वो फॉरेन शेफ जो वहां ही खड़े थे, उन्हें लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है और उन्होंने जल्दी से कहा, कौन सी चीज आपको पसंद नहीं आई? हम अभी उसे फिक्स कर देते हैं। मैं सामने बैठे इंसान के बारे में बात कर रही थी, ना कि फूड के बारे में। अनामिका की ये बात सुनकर देवांश वहां खड़े स्टाफ से बोला, तुम लोग जाओ यहाँ से। वो शेफ और मैनेजर तुरंत वहां से चले गए। गुस्सा आ गया तुम्हें? लगता है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। देवांश की बात सुनकर अनामिका बोली, खाने में नमक स्वाद अनुसार होना चाहिए। देवांश बोला, मतलब? क्या तुम मुझसे दूर बैठोगे प्लीज? अनामिका दूसरे शब्दों में कह रही थी कि उसे थोड़ा स्पेस चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। देवांश के चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन देखकर अनामिका के पास बोलने के लिए कुछ बात ही नहीं थी। फाइनली इसी तरह उन्होंने अपना खाना खत्म किया और रेस्टोरेंट की लाइट डिम हो गई और वहां का सीलिंग ओपन हो गया, जिससे रात का खूबसूरत नजारा दिखने लगा। जब अनामिका छोटी थी तो अपने बिजनेस को लेकर मदन और मीना कभी उसके साथ नहीं होते थे। लक्ष्मी दादी ही थी जो हमेशा उसके साथ होती। वो उनके साथ कई बार रात को तारे देखा करती थी। आज ये सारी पुरानी यादें ताजा कर दी देवांश ने। जैसे ही अनामिका को अपना गुजरा कल याद आ रहा था, ठीक उसी वक्त एक वायलिनिस्ट रूम के कोने में बैठा और रोमांटिक ट्यून बजने लगा। धीमा म्यूजिक, आसमान में चमकते फायरवर्क्स। अनामिका ये नजारा देख रही थी और देवांश की नजरें उस पर बनी हुई थी। क्या देवांश ने जगह बना ली थी अनामिका के दिल में? क्या होगा जब युविका को पता चलेगा कि अनामिका देवांश सिंघानिया के साथ है? अनामिका की असली पहचान आखिर कब तक छुपी रहेगी समाज से? जानने के लिए सुनते रहिए। उसकी आंखें फायरवर्क्स की रोशनी में चमक रही थी और नजदीक से देखने पर वो काफी सुंदर दिख रही थी। देवांश उसे लगातार देखते रहना चाहता था, मगर फायरवर्क्स खत्म हो गए। बाकी सारी रोशनियों में अनामिका की खूबसूरती बहुत चमक रही थी। क्या तुमने अरेंज किया ये सब? अनामिका ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और देवांश से पूछा। देवांश को नहीं पता था कि अनामिका को ये सरप्राइज पसंद आया या फिर नहीं, तो उसने पूछा, क्या तुम अब भी डॉक्टर को प्रेफर करती हो या फिर वो जिन्होंने मेडिसिन नहीं पढ़ी? अनामिका को ये बात सुनकर हैरानी होने लगी और उसने जानबूझकर कहा, डॉक्टर बेटर होते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं और यूजफुल भी। अनामिका की बात सुन के देवांश ने खुद से कहा, क्या अनामिका ये कहना चाहती है कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ और सिर्फ यूजलेस चीजें करता हूँ? थोड़ी देर बाद वो सीलिंग धीरे धीरे बंद हो गई और रूम के अंदर की लाइट फिर से ब्राइट हो गई। तभी साइड में बैठी वायलिनिस्ट ने अपना सिर नीचे किया और वहां से जाने लगी। तभी अचानक उसने अनामिका को देखा और हैरान हो गई। क्या ये अनामिका है, उसकी टीचर? अनामिका ने एक बार उसे कुछ क्लासेस दी थी, लेकिन कभी उसे ऑफिशियली अपना स्टूडेंट नहीं बनाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो अनामिका से यहाँ मिलेगी। अनामिका ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो वायलिनिस्ट अभी अभी इतना बुरा बजा रही थी वो उसकी एक स्टूडेंट थी। वो कब से सोचे जा रही थी कि इन रेस्टोरेंट वालों को कहाँ से इतनी बुरी वायलिनिस्ट मिली। क्या तुम उसे जानती हो? देवांश ने अनामिका को उस वायलिनिस्ट को घूरते हुए देखा और पूछा। अनामिका ने सार्कास्टिकली कहा, फेमस वायलिनिस्ट स्काइलर को कौन नहीं जानता? स्काइलर जल्दी से बोली, नहीं नहीं, आप ज्यादा बोल रही हैं। मैंने आज अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। अगर मैंने आप लोगों को बुरा एक्सपीरियंस दिया तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप जा सकती हैं, थैंक यू। देवांश उन दोनों के बीच में किसी और को नहीं चाहता था और फिर से उसने अनामिका का हाथ पकड़ लिया। जब स्काइलर ने देखा कि अनामिका इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वो वहां से जल्दी से निकल गई और बाहर जाते ही अपना फोन निकाला और अनामिका को मैसेज किया, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। लास्ट मिनट पर मुझे बुलाया गया। मुझे लगा मुझे हायर करके पैसों का शो ऑफ करना चाहते थे, तो इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अनामिका को मैसेज मिला और उसने सिंपल शब्दों में जवाब दिया, तुम्हारा परफॉर्मेंस टेरेबल था। अनामिका ने अपना फोन अंदर रखते हुए कहा, चलो चलते हैं। वहीं सड़क पर दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बैठी हुई युविका का पेट पूरा भर चुका था, मगर अनामिका अभी तक बाहर नहीं आई थी।
युवी, तुम्हें आज बहुत भूख लगी है शायद। क्या तुम और कुछ खाना चाहोगी? क्या मैं दूसरी आइसक्रीम मंगा दूं? समर्थ को कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या सोच रही है, इसलिए उसे इतना खाता हुआ देखकर उसे लगा कि उसे ये चीज पसंद आई। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, युविका ने मुस्कुराकर कहा। और अगर उसने एक निवाला और खाया तो वो उल्टी कर देगी। वो मन ही मन बोली, अगर अनामिका के लिए यहाँ इंतजार नहीं करना होता तो इतना बिल्कुल नहीं खाती। नहीं खाना तो फिर चलते हैं, थोड़ी देर वॉक करते हैं। समर्थ ने वेटर को बुलाया और बिल पे करके युविका का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। युविका को थोड़ा पैनिक हो रहा था, वो थोड़ा और लेट करना चाहती थी। उसे काफी रिग्रेट हो रहा था कि वो अनामिका की खराब हालत समर्थ को नहीं दिखा पाई। ठीक उसी वक्त सामने वाले रेस्टोरेंट का वीआईपी एलिवेटर अचानक से खुला और एक लंबा और हैंडसम आदमी अनामिका के साथ बाहर आया। भले ही वो कुछ सेकंड्स के लिए दिखा था, मगर युविका हैरान हो गई। दूर से भी उस आदमी की खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसका ऑरा समर्थ से कहीं ज्यादा बढ़कर था। भले ही उसने ध्यान से उस आदमी का चेहरा ना देखा हो, मगर वो बता सकती थी कि वो भी उन्हीं की उम्र का काफी यंग इंसान है। वो बहुत शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स कैसे बताए। क्या वो आदमी अनामिका का भाई हो सकता है? अनामिका एक गरीब परिवार से है, हो सकता है कि वो यहाँ अपने भाई के साथ काम कर रही हो। इस तरीके से सोचकर युविका को थोड़ा बेहतर लगा। लेकिन अभी भी उसे ये याद आ रहा था कि वो अनामिका का हाथ पकड़कर बाहर निकला। क्या उसने कुछ गलत देख लिया? भाई बहन इस तरह हाथ तो नहीं पकड़ते। वो इतनी दूर थी कि वो उन्हें सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही देख पाई। युवी, क्या हुआ? कुछ नहीं। युविका में हिम्मत नहीं थी कि वो बोले कि उसने अपनी बहन को फिर से देखा। उसे डर था कि उसके ऐसा बोलने पर समर्थ सोचेगा कि वो हमेशा उसे ढूंढती रहती है। जिस डायरेक्शन में वो लड़का और अनामिका गए थे, वो रेस्टोरेंट की पार्किंग का रास्ता था। समर्थ, अचानक मुझे याद आया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बेकरी शॉप है। मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ मिठाई खरीदना चाहती हूँ, और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी लूं, कैसा रहेगा? युविका की बात सुन के समर्थ बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स रात को मीठा नहीं खाते। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को चाहिए तो तुम उनके लिए खरीद लो। समर्थ उसका हाथ पकड़कर उसे बेकरी शॉप के पास लेकर आया। युविका ने चूज करने का नाटक किया और बार बार रोड की तरफ देखती रही। यहाँ से जाने का यही एक रास्ता था। अगर अनामिका कैब से या बाइक से जाएगी तो उसे जरूर दिखाई देगी। ये सब करते हुए वो वहां काफी लंबा टाइम लगा रही थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे एक लग्जरी कार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि अनामिका पैदल गई हो? युविका सोच ही रही थी कि अचानक उससे एक बेकरी वाले ने पूछा, मिस, क्या हमारे बेकरी में कोई केक पसंद नहीं आया? बेकरी ओनर ने युविका को काफी महंगे कपड़ों में देखा था और उसने ये नोटिस किया कि वो आधे घंटे से वहीं थी पर कुछ खरीद नहीं रही थी। इसलिए उसने युविका से पूछ लिया, नहीं, मुझे अभी अभी याद आया, मेरे पेरेंट्स तो चैरिटी डिनर के लिए गए हैं, वो खाना खाकर ही आएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं खरीद रही। इतना कहने के बाद वो समर्थ के साथ उस शॉप से बाहर आई, गाड़ी में बैठी और फिर से रेयर व्यू मिरर में देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। क्या अनामिका पैदल जाने वाली है? युविका को अब यह ख्याल आया। लेकिन बात यह थी कि वो एक लग्जरी कार जो युविका ने देखी थी, उसमें अनामिका देवांश के साथ वहां से निकल गई थी। गाड़ी में बैठी अनामिका देवांश को देख रही थी। देवांश भी उसे देख के मुस्कुरा रहा था। अनामिका बोली, क्या तुम प्लीज अब मेरा हाथ छोड़ोगे? उसने कहा था कि वो उसका हाथ थोड़ी देर के लिए पकड़ेगा, लेकिन इतने घंटे हो गए थे। देवांश अनामिका का हाथ पकड़े हुए था। देवांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी फियांसे का हाथ पकड़ने में क्या बुराई है? मैं तुम्हारी फियांसे नहीं हूँ। इस जमाने में भी ऐसी अरेंज मैरिज होती है क्या? अनामिका देवांश से बोली। अनामिका मन में अपने आप से बोली, इतना मॉडर्न लड़का है, लेकिन फिर भी वो इस तरह की शादी से मना नहीं कर रहा है। अजीब बात है। देवांश के जवाब में अनामिका को सोचने से रोक दिया। वो बोला, मैंने तुम्हारा ऑलरेडी हाथ पकड़ लिया है, इसलिए अब बहुत देर हो चुकी है। देवांश ने उसके हाथ पर पकड़ मजबूत करते हुए सॉफ्टली कहा, इट्स टू लेट अनामिका। अनामिका ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर उसने और टाइटली पकड़ लिया और कहा, हिलो मत। फिर उसने नीचे झुककर अपनी डीप और कैरिज्मेटिक आवाज में अनामिका के कान में कहा, मुझे डर है कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। उसकी बातों का मतलब शायद कुछ और था, जो अनामिका ठीक से समझ नहीं पा रही थी। जहां एक तरफ अनामिका और देवांश एक नए रिश्ते की दहलीज पर खड़े थे, वहीं ओबरॉय मैंशन में नताशा लगातार अपनी घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। रात के 8 बज चुके हैं, अब तक वो लड़की वापस क्यों नहीं आई? क्या उसने देवेंद्र दादाजी के सामने अपने आप को बेवकूफ साबित कर लिया और उसे घर आने में शर्म आ रही है? अगर ऐसी बात है तो चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इंतजार नहीं कर पा रही थी अनामिका का ऑकवर्ड चेहरा देखने के लिए। और इस वक्त नताशा अकेली नहीं थी, उसके साथ थी उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स जिन्होंने उसे घेरा हुआ था। उसकी एक फ्रेंड बोली,
नताशा, तुम बार बार टाइम क्यों चेक कर रही हो? क्या तुम अपने देवांश के मैसेज का इंतजार कर रही हो? उसकी दूसरी दोस्त बोली, मैंने सुना है कि तुम्हारे फियांसे ने हाल फिलहाल में ही कुछ और लग्जरी ब्रांड्स को टेक ओवर किया है। क्या मुझे उन ब्रांड्स के लिमिटेड एडिशन का कुछ सामान मिल सकता है? उसकी एक और दोस्त बोली, नताशा, मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। तुम्हारे पास इतना प्यारा परिवार है और इतना अमेजिंग फियांसे भी। इन सभी बातों को सुन के नताशा सिर्फ शर्मा रही थी, या फिर ये कह लीजिए शर्माने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उसका सच तो किसी को पता ही नहीं था कि वो अब ओबरॉय फैमिली की असली बेटी नहीं रही। नताशा ने एक फेक स्माइल के साथ जवाब दिया, ऑलराइट, तुम लोगों ने बहुत ड्रिंक कर ली है, अब घर जाने का वक्त हो गया है। नताशा को असल में ये डर था कि अगर अनामिका आ गई तो उसके बारे में सब पूछेंगे। हम स्पेशली तुम्हें मिलने और तुम्हें सरप्राइज देने आए, मगर तुम हमें बाहर निकाल रही हो। नताशा के दोस्तों ने शिकायत की, अरे ये अपने फियोंसे से बात करना चाहती है और नहीं चाहती कि हम सुने। नताशा को ये सब मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। स्टॉप इट गाइस, तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। नताशा अपने दोस्तों के सामने नाटक करते हुए बोली, ऑल राइट, हम जा रहे हैं, हम तुम्हें और तुम्हारे फियोंसे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये कहकर वो लड़कियां जाने ही वाली थीं कि तभी उन्होंने विला के बाहर बहुत सारी लग्जरी कार्स को पार्क होते हुए देखा। बहुत सारा स्टाफ उन गाड़ियों से बाहर आया और उनके हाथ में बहुत सारे ब्यूटीफुल कपड़े, शूज और बैग्स थे, जो अरेंज करने के बाद वो लोग वो चीजें विला के अंदर लेकर आने लगे। ओ माय गॉड, क्या मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए मुझे सपने आ रहे हैं? वो देखो, वो कितने सारे कपड़े। वो लड़कियां अभी जाने ही वाली थी। वो जल्दी से वहां जाकर डिस्प्ले रैक में कपड़े और जूते देखने लगी। ये तो क्यूबा ब्रांड का न्यू एडिशन है, ये कितने खूबसूरत हैं, मुझे बहुत पसंद आया, कितने सारे हैं ये। नताशा ने सोचा कि शायद कल उसके पेरेंट्स ने अनामिका को इतने सारे कपड़े और बैग्स दिए, लेकिन उसे नहीं दिए, इसलिए गिल्टी फील करके उन्होंने इस ब्रांड से उसके लिए भी वो सभी चीजें मंगवा दी हैं। इतने सारे नए कपड़े और शूज और बैग्स देखकर उसके दोस्तों ने उसे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, जिससे नताशा का मूड काफी अच्छा हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पेरेंट्स उसके लिए ऐसा करेंगे। उसके पेरेंट्स अभी भी उसे उतना ही प्यार करते थे। उसने सोचा, मेरा स्टेटस अनामिका से बिल्कुल नीचे नहीं है। जैक, जो उस ब्रांड का इंचार्ज था, उसे लड़कियां एक नजर में ही पहचान गई थी। वो बोली, क्या ये क्यूबाई का इंचार्ज है? वो पर्सनली यहाँ सामान देने आया है। वाओ, कितनी अमेजिंग बात है। गुड इवनिंग लेडीज, ये सब किसके लिए है? एक लड़की ने पूछा। वो सब मिस ओबरॉय के लिए है। जैक की बात नताशा के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह पड़ी, और जो थोड़ी देर पहले उसे खुशी हो रही थी, वो सारी खुशी गायब हो गई। उसने सोचा कि जब उसके पेरेंट्स ने अनामिका को कल ही इतने सारे कपड़े दिए थे, तो फिर आज क्यों? लेकिन एक लड़की ने नताशा को चिढ़ाते हुए कहा, मिस ओबरॉय, नताशा, क्या ये तुम नहीं हो? नताशा के 5 बड़े भाई थे और वो इकलौती बेटी थी इस परिवार में। नताशा काफी एम्बैरेस फील कर रही थी। पूरा ओबरॉय परिवार जानता था कि मिस ओबरॉय का टाइटल अनामिका का है, ना कि उसका। नताशा ने अपने दोस्तों को बाहर ले जाते हुए कहा, बहुत रात हो गई है, तुम सबको घर जाना चाहिए। मैं जानती थी कि नताशा बार बार टाइम चेक कर रही है, तो कोई कारण जरूर होगा। कारण ये है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज जो प्लान किया था। आखिर कैसे नताशा अपनी इज्जत बचाएगी? क्या होगा जब युविका को पता चलेगा अनामिका की असली पहचान? क्या होगा जब अनामिका की असली पहचान देवांश को पता चलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए। नताशा, तुम कितनी मॉडेस्ट हो। अगर मैं होती ना, तो इसी वक्त ये सब इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती। नताशा की एक दोस्त बोली, किस चीज का डर है तुम्हें? क्या तुम्हें डर है कि हमें जलन होगी? हाँ, ठीक है, फिर हम चलते हैं। नताशा को उसके गिफ्ट्स एंजॉय करने देते हैं। यहाँ नताशा की दोस्त उसे इस तरह की बातें कहकर परेशान कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके मन में एक अलग तूफान चल रहा था। कल ही उसके पिता ने 50 करोड़ का सामान अनामिका को दिलाया था, आज फिर और गिफ्ट्स मंगा दिए। नताशा अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए वो चाह रही थी कि जल्द से जल्द उसके दोस्त वहां से जाएं। उसकी दोस्त अपनी गाड़ियों में बैठी ही थी कि तभी अचानक से एक लग्जरी कार विला के सामने आकर रुकी। नताशा की दोस्त नायरा बोली, नताशा, ये तुम्हारी फियांसे की कार है ना? वीआईपी नंबर प्लेट, कस्टमाइज्ड मॉडल, वो लग्जरी कार उसके फियांसे के अलावा किसी की हो भी नहीं सकती। नायरा की बात सुनकर नताशा ने भी उस तरफ देखा और सचमुच वो देवांश की कार थी। देवांश वहां आ गया था। ऋषि गाड़ी से बाहर आया और उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, तो देवांश अनामिका का हाथ पकड़े बाहर आया, जिससे सारी लड़कियां हैरान हो गईं। नताशा, क्या ये तुम्हारा फियांसे नहीं है? इसने दूसरी लड़की का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? और वो उसकी गाड़ी से क्यों बाहर आ रही है? और तुम्हारे घर पर क्या कर रही है ये लड़की?
ये क्या करने की कोशिश कर रही है? उसे लगता क्या है? नताशा की फ्रेंड्स ने एकदम से सवालों की लाइन लगा दी। नताशा की एक दोस्त बोली, कौन है वो? मैं अभी उसे उसकी जगह दिखाती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई नताशा के फियांसे को छीनने की कोशिश करने की? वो लड़की अनामिका के पास जाने वाली थी, लेकिन नताशा ने अपनी दोस्तों को शांत करते हुए कहा, ऑल राइट गर्ल्स, टेक इट इजी। यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो। वो सिर्फ एक रिश्तेदार है। कैसी रिश्तेदार जो तुम्हारी फियांसे को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही है? उसकी एक दोस्त बोली, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है नताशा। तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो? तुम उन्हें जाकर पूछती क्यों नहीं? क्या देवांश किसी और लड़की को पसंद करने लगा है, या फिर उसने ड्रिंक की हुई है जिसकी वजह से वो लड़की उसके साथ है? अपनी दोस्तों की ये सब बातें सुन के नताशा समझ नहीं पा रही थी कि वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। लेकिन अनामिका उनसे दूर थी, इसलिए नताशा ने अपनी फ्रेंड से धीरे से कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस लड़की का पास बहुत बुरा था, और जैसा कि तुम जानती हो मेरे पेरेंट्स चैरिटी करते रहते हैं, इसलिए वो लोग इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। इस लड़की ने अपना यही ट्रेजेडी वाला कार्ड देवांश के सामने भी खेला होगा, इसलिए देवांश को उसके लिए बुरा लग रहा होगा। एनीवेज, ये सब गलतफहमी है। लेकिन नताशा की दोस्त, जो अभी भी काफी गुस्से में थी, वो बोली, तुम्हारे पेरेंट्स को चैरिटी करने के लिए पैसे देने चाहिए, वो एक अजनबी को घर में क्यों ला रहे हैं? तुम्हारे पेरेंट्स अगर इस लड़की को अपने साथ घर ले आए तो ये लड़की तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारा फियांसे दोनों छीन लेगी। तब तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। नताशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी दोस्तों को यहाँ से भगाए। ठीक उसी वक्त मार्था वहां आ गई तो नताशा ने जल्दी से इशारा किया और दोनों ने एक साथ मिलकर किसी तरह उन लड़कियों को वहां से भेजा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अनामिका गाड़ी से उतरी, उसने जैक को देखा जो उसकी तरफ हाथ वेव करके कह रहा था, मैम, हम फिर मिल गए। वो अपने बॉस से डिलीवरी एड्रेस के बारे में पूछना चाहता था, मगर उसके बॉस ने उसे ब्लॉक कर दिया था, इसलिए कॉल और मैसेज जा नहीं रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे यहाँ देखकर अनामिका हैरान हो गई। उसे यकीन हो गया कि कल पूरी रात जो डिजाइन उसने बनाए वो पक्का आज यहीं आ गए हैं। चीजों को देखने के बाद अनामिका को एहसास हुआ कि सचमुच उसके ही डिजाइन उसके पास वापस आ गए हैं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? देवांश ने अनामिका और जैक को देखा और उसकी आंखों में हल्का गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। जब जैक ने देखा कि देवांश ने उसकी बॉस का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो शॉक्ड हो गया, और उससे भी ज्यादा शॉक तब हुआ जब उसने अपनी बॉस को शांत देखा। ये उसके विश्वास के बाहर था। तभी सीता जी और श्रवण जी भी वहां पहुंचे। सीता जी बोली, जैक, आप यहाँ कैसे? वो सामने का नजारा देखकर हैरान थी। यहाँ पर इतने सारे कपड़े क्यों हैं? हमने तो ऑर्डर नहीं किया। देवांश, अनु, तुम लोग वापस आ गए? यहाँ हो क्या रहा है? जैक, क्या आपने किसी गलत जगह पर डिलीवरी कर दी है? श्रवण जी ने कंफ्यूज होकर पूछा। जब जैक ने देखा कि किसी को कुछ नहीं पता तो उसने एक्सप्लेन किया, ये सब मिस्टर सिंघानिया ने मंगवाया है। देवांश? श्रवण जी और सीता जी ने एक साथ मुड़कर देवांश की तरफ देखा। देवांश ने एक्सप्लेन किया, अनु अभी अभी इस घर में वापस आई है और उसके पास शॉपिंग पर जाने का वक्त तो होगा नहीं। इतना कहकर वो रुका और उसने अनामिका की तरफ देखकर प्यार से कहा, तो मैंने तुम्हारी डेली इस्तेमाल के लिए कुछ कपड़े मंगवाए हैं, और अगर तुम्हें शॉपिंग पर जाने का मन हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अनामिका स्पीचलेस हो गई। क्या ये सब ऑर्डर करने से पहले देवांश को उससे पूछने लेना चाहिए था कि उसे इन सब चीजों की जरूरत है भी या नहीं? कल ही तो उसके पेरेंट्स ने उसे इतना सब कुछ दिया है और आज ये सारा सामान भी आ गया। वो इतने सारे कपड़े पहनेगी कैसे? मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें ये ब्रांड अच्छा लगता है। जब भी देवांश उससे मिलता था तो अनामिका इस ब्रांड के कपड़े, शूज और बैग में दिखाई देती थी। अब ये बात देवांश को कौन समझाता कि वो ब्रांड अनामिका इसलिए नहीं पहनती थी क्योंकि उसे वो पसंद था, बल्कि इसलिए पहनती थी क्योंकि ये उसके पेरेंट्स का गिफ्ट और ऊपर से ये उसके खुद के डिजाइन किए हुए कपड़े थे। एक्चुअली कल श्रवण जी ने ये दो शब्द बोले, लेकिन तभी उनकी बात कट गई। सीता जी ने बात बदलते हुए कहा, देवांश, तुम कितने समझदार हो। मुझे काफी पसंद आया तुम्हारा ये अंदाज। अनामिका और देवांश को हाथ पकड़े हुए देखकर सीता जी और खुश होकर बोली, हम यहाँ खड़े होकर बात नहीं करते हैं, आओ और बैठो। मैं आप लोगों को मना कैसे कर सकता हूँ? देवांश ने उन्हें बिल्कुल मना नहीं किया और अनामिका का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। जब श्रवण जी ने उनके हाथों को आपस में पकड़े हुए देखा तो उन्हें एक्साइटमेंट और उदासी की मिक्स फीलिंग महसूस हुई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी को आते ही कोई चुरा ले जाएगा। वहीं जैक को यह यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस इतनी रूथलेस हैं। न सिर्फ उन्होंने अपने डैड से इस ब्रांड के कपड़े खरीदवाए, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड से भी। सच्चाई बाहर आने के बाद उसके डैड तो कुछ नहीं करेंगे, मगर पता नहीं देवांश क्या करेगा। वहीं जब नताशा अंदर आई तो उसने जैक के मुंह से सुना कि ये सब चीजें देवांश अनामिका के लिए लेकर आया है। वो अपनी जगह पर वहीं जम गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये जो हो रहा है वो सच है या झूठ।
ऐसा कैसे हो सकता है? न सिर्फ देवांश अनामिका को अपने साथ दादाजी से मिलाने ले गया, बल्कि उसके साथ डिनर भी किया और उसे घर पर लेकर आया और फिर उसके लिए इतने सारे कपड़े, शूज और बैग्स भी मंगवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अनामिका का हाथ पकड़कर घर आया। मार्था, अब हम क्या करेंगे? नताशा ने परेशान होते हुए कहा। नताशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अनामिका का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि देवेंद्र जी के साथ उसकी मीटिंग काफी अच्छी रही। क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? मार्था को लग रहा था कि कुछ गलत है, मगर उसे क्या कहना है समझ नहीं आ रहा था। वहीं लिविंग रूम में देवांश सीता जी और श्रवण जी के साथ बात करते हुए भी अनामिका का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और बार बार प्यार से उसे कुछ खाने और पीने के लिए कह रहा था। वो छोटी छोटी डिटेल्स किसी की आंखों से नहीं छुपी थी। ये सब देखकर नताशा गुस्से और जलन में पागल हो गई थी। उसके नाखून उसकी स्किन में घुस चुके थे। ठीक उसी वक्त सीता जी ने अचानक पूछा, अनु, तुमने गले में क्या पहना हुआ है? ये पूछते ही सबकी नजरें अनामिका के गले में पहने क्राउन लॉकेट पर चली गईं और सब लोग हैरान हो गए। नताशा के अलावा सब लोग खुश हो गए और सीता जी ने पूछा, क्या ये देवेंद्र अंकल ने तुम्हें दिया है? हाँ। अनामिका ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मगर देवांश धीरे से बोला, दादाजी अनु से मिलकर बहुत खुश थे और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ दिनों बाद जब वो डिस्चार्ज हो तो अनु उन्हें पिक करने आए। इसकी उम्मीद सीता जी और श्रवण जी ने बिल्कुल नहीं की थी, मगर वो लोग बहुत खुश थे। ऑल राइट, जब अंकल डिस्चार्ज होंगे तो अनु को बता देना, तुम दोनों एक साथ जाकर उन्हें पिक कर लेना, सीता जी बोली। नताशा इतनी जेलस थी कि वो फटने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अचानक देवेंद्र दादाजी ने वो कीमती क्राउन लॉकेट अनामिका को दे दिया। उसने कितनी कोशिश की थी उन्हें खुश करने की। वो उनके सामने हमेशा ऐसे बिहेव करती जैसे उसे सब पता है, लेकिन उन्होंने कभी ये क्राउन लॉकेट उसे नहीं दिया। और यहाँ अनामिका सिर्फ उनसे कुछ देर मिली और उन्होंने उसे ये दे दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद देवांश जाने के लिए खड़ा हुआ और उसने प्यार से अनामिका का सर सहलाकर कहा, जल्दी सो जाना, लेट मत करना। वो उससे ऐसे बोल रहा था जैसे वो किसी बच्चे को बोल रहा हो। श्रवण जी और सीता जी ने देवांश को कभी किसी से इतने प्यार से बिहेव करते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो लोग काफी खुश थे। अनामिका को यूजुअली लोगों का टच करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर देवांश कहाँ मानने वाला था। मैं जा रहा हूँ। देवांश ने प्यार से उसकी आंखों में देखा और सॉफ्ट आवाज में कहा, घर पहुंचकर मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ओके? नताशा को यकीन नहीं हो रहा था कि देवांश ने ऑलरेडी अनामिका का नंबर ले लिया है। वो अंदर से गुस्से में जल रही थी। देवांश के जाने के बाद अनामिका ऊपर अपने रूम में चली गई और नताशा अपने रूम में। अगर मार्था नताशा के साथ नहीं होती तो वो अभी अपनी जान दे देती। मार्था, अब मैं क्या करूं? नताशा ने कभी अपनी जिंदगी में इतना हारा हुआ महसूस नहीं किया था। देवांश अनामिका को पसंद करने लगा है। क्या करूं मैं जिससे वो मुझे नोटिस करे? मार्था ने कहा। उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ घर के रास्ते में देवांश ने आगे बैठे ऋषि से पूछा, क्या तुम्हें डॉक्टर एके मिल गए? अभी नहीं। ऋषि ने उसे देखा और बोला, भले ही अफवाह है मगर कुछ लोगों का कहना है कि वो अब भी जिंदा हैं। बस उन्होंने लोगों का इलाज करना बंद कर दिया है और उनका पता बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए कोई उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा है। देवांश इस बारे में जानता था कि अगर डॉक्टर एके को ढूंढना इतना आसान होता तो वो डॉक्टर एके होते ही नहीं। सर, क्यों ना मिस अनामिका को एक बार ट्राई करने दें? ऋषि ने रेयर व्यू मिरर में देखकर कहा। मिस अनामिका तो कितनी ब्रिलियंट डॉक्टर हैं। उन्होंने 2 बार बिग बॉस की जान बचाई है। दादिमा की कंडीशन बहुत बुरी है। देवांश अनामिका को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। अगर वो उन्हें ठीक नहीं कर पाई तो वो गिल्टी फील करेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। यह कहकर देवांश ने ऋषि को देखा और बोला, तुम डॉक्टर एके को ढूंढते रहो। यह कहकर देवांश चुप हो गया। कौन है डॉक्टर एके? क्या वो जिंदा है? क्या करेगी मार्था अनामिका के खिलाफ? क्या होगा अनामिका का आने वाला कल? जानने के लिए सुनते रहिए। वहीं अनामिका जैसे ही अपने रूम में पहुंची, उसके फोन पर एक मैसेज आया। कोई डॉक्टर एके को ढूंढ रहा है। एक कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसके लिए अर्जेंटली डॉक्टर एके की मदद की जरूरत है। ये मैसेज पढ़ के कुछ देर तक अनामिका सोचती रही और फिर उसने रिप्लाई किया, मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, दूसरी पार्टी बहुत पैसे वाली है। उन्होंने कहा है कि अगर डॉक्टर एके उनकी मदद कर पाए तो वो जितना चाहे उतना पैसा दे सकते हैं। ये रिप्लाई बिना पढ़े अनामिका शावर लेने चली गई और जैसे ही बाहर आकर उसने कपड़े पहने, उसका फोन बजा। उसकी स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दिया, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे वो कॉल उठा लिया, जैसे ये उसके लिए रोज का काम हो। वहां से आवाज आई, मदन ने तुम्हारा बहुत नुकसान करवाया है। हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि अभी वहां जाकर मैं उस इंसान को सबक सिखाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बेवकूफ इंसान के हाथ में कंपनी दी किसने। थोड़े दिनों पहले वो कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। मैंने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए, मगर उसने हमारे पैसे तो डुबाए ही, बल्कि हमारी रेपुटेशन भी खराब कर दी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप मुझे दोबारा देख भी नहीं पाओगी।
मैं फ्रस्ट्रेशन में मर जाऊंगा। ये कॉल था अनामिका के दो बहुत ही खास वफादार एम्प्लॉयज शिव और विक्रम का। अनामिका जो बाल सुखा रही थी, ये आवाज सुन के उसके हाथ रुक गए और वो मन में बोली, बहुत सारे पैसे बर्बाद किए हैं मदन ने। वो सचमुच में एक बेवकूफ है। पता नहीं इस बार क्या किया उसने। शिव फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप अभी तक इन सब मामलों में पड़ क्यों रही हैं। हमें तो उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए और अपने पैसे अपने लिए कमाना चाहिए, ना कि उन पे गंवाने के लिए। क्या आपको याद नहीं है कि उन्होंने कैसे आपको पल भर में पराया करके घर से निकाल दिया? क्या नहीं याद आपको कि कैसे आप दादी से मिलने गई और उन्होंने कितना तमाशा किया? आप उसकी और कितनी मदद करने वाली है। आपने लक्ष्मी दादी के लिए जरूरत से ज्यादा कर दिया है। आपकी वजह से मदन मेहता एक मामूली दुकानदार से करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। आपने मेहता परिवार को इतना सारा बिजनेस दिया, वो भी छुप कर। अब हमें उनकी मदद करना बंद कर देना चाहिए। अनामिका ये सब सुनकर बोली, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उनको तो नहीं पता ना कि मैं ही अलग अलग फेक कस्टमर बन के उनको ऑर्डर देती हूँ ताकि उनकी फैक्ट्री चलती रहे। विक्रम बोला, बस अब टाइम आ गया है जब आपके और मेहता फैमिली के रास्ते अलग हो जाने चाहिए। मुझे बस अब ये देखना है कि बिना हमारे सपोर्ट के उनकी कंपनी कितने दिनों तक चलती है। मदन मेहता बिना अनामिका के सपोर्ट के कुछ नहीं है। आज वो जो भी है अनामिका की वजह से ही है। अनामिका उस बेवकूफ के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात खत्म करने के लिए शिव से कहा, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, यहाँ आकर कुछ पिक कर लो। शिव ने मुस्कुराते हुए फोन पे कहा, ठीक है, हम दोनों आ रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं आपसे मिले। हम दोनों आपको बहुत मिस करते हैं। अनामिका ने कहा, फाइन। ज्यादा टाइम नहीं बीता था, वो लोग लोकेशन फॉलो करते हुए सारे सिक्योरिटी गार्ड से छुपते छुपाते ओबरॉय मैंशन पहुंच गए। दीवार कूदकर फर्स्ट फ्लोर पे जो पहला कमरा है वहां आओ। अनामिका उन दोनों को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। अनामिका अपने घर पर किसी को नहीं बताना चाहती थी कि वो लोग उससे मिलने आ रहे हैं, इसलिए अनामिका ने उन्हें ऐसे आने को कहा। समझ गए? उन लोगों ने जल्दी से दीवार कूदी और अनामिका के रूम में आकर उसके सामने खड़े हो गए। बॉस, हमने आपको बहुत मिस किया, विक्रम अनामिका को देख के बोला। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बॉस के बायोलॉजिकल फादर श्रवण ओबरॉय होंगे, जो लगातार 12 सालों से देश के सबसे अमीर इंसान हैं, और उन्हें ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि वो लोग उनके मैंशन में आएंगे। इतना ग्रैंड और लग्जोरियस मैंशन देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अनामिका ने उन्हें एक चेक दिया और कहा, कल बैंक चले जाना। शिव और विक्रम ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ध्यान से उस चेक को देखने लगे। क्या ये सच है? एक ब्लैंक चेक देवांश सिंघानिया की तरफ से? विक्रम ने अनामिका को हैरानी से देख के कहा, बॉस ये आपको कैसे मिला? शिव को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आपने ये चुराया तो नहीं है? विक्रम ने उसे घूरते हुए पूछा। क्या बोल रहे हो तुम? हमारी बॉस क्यों चोरी करेगी? शिव बोला। विक्रम ने पूछा, बॉस आप बताइए ना, ये कैसे मिला आपको? अनामिका चुपचाप खड़ी होकर उन दोनों की बहस खत्म होने का इंतजार करती रही और फिर आराम से बोली, हो गया तुम लोगों का? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि मुझे ये चेक कैसे मिला। इस पर 3 करोड़ का अमाउंट डाल देना। ये सुनकर शिव ने चेक को नीचे करते हुए कहा, बॉस मैं ये नहीं कर सकता। ये देवांश सिंघानिया का चेक है। अगर उसे पता चल गया ना तो वो मेरा सिर काट देगा। अगर ये चेक फेक हुआ या फिर चोरी का हुआ तो? अनामिका ने उसकी तरफ घूर कर देखा। शिव चेक को देखते हुए बोला, आप बता क्यों नहीं रही कि ये कहां से आया? अनामिका इरिटेट होते हुए बोली, ये आसमान से टपका है। मुझे इस तरह से ऐसे चेक क्यों नहीं मिलते? शिव ने कंप्लेन की। मैंने देवेंद्र सिंघानिया के दिल में एक कट लगाया था, उनकी जान बचाई और उसी का इनाम है ये चेक। ये बात बोलते हुए अनामिका का एटीट्यूड एक क्वीन की तरह था, और ये बात सुनकर शिव और विक्रम दोनों हैरान हो गए। ये सुनकर उन्होंने सोचा, बॉस में बहुत हिम्मत है, उन्होंने सचमुच ऐसा कुछ काम किया जो काम कोई और इंसान नहीं कर सकता। शिव बोला, बॉस हमने उम्मीद नहीं की थी कि आप सिर्फ हमारी सैलरी देने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाएंगी। विक्रम और मैं सचमुच नहीं जानते कि आपके लिए हम इतने इंपॉर्टेंट है। इस एहसान का बदला हम कैसे चुकाएंगे? विक्रम बोला, चिंता मत कीजिए, मैं चेक को कल बैंक लेकर जाऊंगा और स्टाफ से कहकर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा और फिर आप हमें हमारी सैलरी दे दीजिएगा। बॉस मैं जानता था कि आप हमारी बहुत फिक्र करती हैं। आपको फाइनली हमारी सैलरी की याद आ गई। शिव ने यह बात बोलते हुए अपना हाथ विक्रम के कंधे पे रखा, जो ऑलमोस्ट रोने वाला था। विक्रम बोला, बॉस आपको पता है मैं इतना कंगाल हो गया था कि मेरे पास 5 स्टार में खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अनामिका समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने इन 2 अनमोल रतन का क्या करे। शिव बोला, बॉस वैसे एक सर्जरी के लिए 3 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं है? शिव ने चिंता के साथ उस चेक को देखते हुए कहा, अगर उन्हें ये लगा कि आपने सर्जरी के लिए ज्यादा पैसे ले लिए तो फ्यूचर में आपसे सर्जरी नहीं करवाएंगे, तब आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओ हेलो, हमारी बॉस की मेडिकल स्किल्स का कोई कंपैरिजन नहीं है।
विक्रम ने यह कहकर जल्दी से पेन लिया और उस चेक पर 3 करोड़ लिख दिया और फिर बोला, बॉस, क्या सिंघानिया परिवार में कोई और पेशेंट है जिन्हें सर्जरी की जरूरत हो? 3 करोड़ एक इंसान के लिए, यानी कि 10 लोगों के लिए 30 करोड़ रुपए। ये कितना आसान काम है। तो क्या आप इस महीने मुझे और शिव को एक्स्ट्रा सैलरी देंगी? अनामिका ने दोनों को एक नजर देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के